नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आपने आखिरी बार कब सुना था कि दो सूबों की पुलिस के बीच भारी गोलीबारी हुई और 5 जवानों की जान चली गई? भारत में दो राज्यों के बीच किसी इलाके या सीमा को लेकर झगड़ा नई बात नहीं है और न ही इन विवादों को लेकर हिंसा की बात नई है। बावजूद इसके 26 जुलाई को असम और मिजोरम विवाद ने इस समझ को कटघरे में खड़ा कर दिया। दो मुख्यमंत्रियों के बीच उसके बाद से सार्वजनिक छींटाकशी हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दखल के बाद जाकर तनाव कम होने के संकेत मिले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आला अधिकारियों की मौजूदगी में राज्यों की सीमा पर एक पुलिस बल द्वारा दूसरे पुलिस बल पर लाइट मशीन गन समेत तमाम ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आज दिन की बड़ी खबर में हम असम मिजोरम के बीच इस खूनी संघर्ष की वजहें क्या है, पूरी कहानी और जड़ इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि कैसे ये झगड़ा सिर्फ जमीन का नहीं है, सांस्कृतिक पहचान और रोजगार का है, और पूछेंगे ये सवाल कि वो कौन लोग हैं जो इस विवाद को हवा दे रहे हैं। कल भी शो में इस मसले पर बात हुई थी, पर इस पर विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरी ज़रूरी खबरें होंगी, पर शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। जय श्री महाकाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का वीडियो सोमवार का अब वायरल हो रहा है। सोमवार को श्रद्धालुओं की बेशुमार भीड़ जमा हुई। मंदिर का गेट खुलते ही भगदड़ मची, कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। सावन के पहले सोमवार को मंदिर में दर्शन के लिए आम लोगों के साथ वीआईपी भी पहुंचे थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर दर्शन के लिए गए थे, इसलिए मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग वाली सारी तथाकथित व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ गई इस भीड़ के चलते। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, इसलिए सावन के महीने में लोगों की आस्था और अतिरिक्त उत्साह समझा जा सकता है। लेकिन अभी आस्था से ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना की तीसरी लहर को रोकना। याद करिए सुप्रीम कोर्ट की कांवड़ यात्रा और बकरीद पर की गई टिप्पणियां, जब कोर्ट ने धार्मिक आयोजनों से ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य को बताया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द की, लेकिन अगर मंदिरों से इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो जो मकसद था सुप्रीम कोर्ट के दखल का वो पूरा नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें मंदिर में जुटने वाली भीड़ को लेकर, दर्शनार्थियों को लेकर थोड़ी गंभीरता से पेश आएँ और लोग भी आस्था के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। बाकी तो ये वो देश है जो आस्था में इतना यकीन करता है कि कण कण को शंकर मान लेता है। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सुर्खियों में सबसे पहले बात कोरोना के आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे के दौरान नए आंकड़े कितने आए, नए मामले कितने आए? 29,689। ठीक हुए मरीजों की संख्या 42,263 और मौत का आंकड़ा 415। सरलीकरण ये इन आंकड़ों का कि 17 मार्च के बाद देश में कोरोना के सबसे कम नए मरीज आए। इसके अलावा एक्टिव केस लोड भी घटकर 4 लाख से नीचे आ गया, यानी 25 मार्च के आसपास जितने एक्टिव मरीज देश में थे अब लगभग उतने ही बचे हैं। अभी सबसे ज़्यादा केस केरल से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 11,586 नए केस आए। टीकाकरण की बात करते हैं। 26 जुलाई को देश में 66,03,122 टीके लगाए गए। इसके साथ ही टीकाकरण का कुल आंकड़ा हो गया 44,19,00,000। जिनके दोनों डोज लग गई हों उनकी संख्या करीब 9,54,00,000 है। टीकाकरण पर एक खबर और आई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि अगले महीने से बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना है। आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में माननीय मंत्री ये जानकारी दे रहे थे। दूसरी सुर्खी कर्नाटक से। येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? एक दिन के इंतजार के बाद बीजेपी ने नए नाम का ऐलान कर दिया है। बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया। नाम शायद पहले तय रहा होगा, लेकिन ऐलान करने की कुछ औपचारिकताएं होती हैं। इसी के तहत आज सुबह दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई और फिर केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बताने के लिए बीजेपी के नेता बेंगलुरु पहुंचे। शाम को बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें बसवराज बोम्मई के नाम का ऐलान हुआ।
बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के बेटे हैं। येदियुरप्पा की तरह बसवराज भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा के क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं और खबरें थी कि येदियुरप्पा ने ही बसवराज बोम्मई का नाम आगे बढ़ाया। तो येदियुरप्पा की सीएम की कुर्सी से हटने के बाद बीजेपी उनकी पसंद को ध्यान में रखकर ये फैसला ले पाई। बीजेपी ने भी किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर येदियुरप्पा और बहुसंख्यक लिंगायत समुदाय को, जो उसके साथ 90 के दशक से मजबूती से खड़ा है, उसकी नाराजगी मोल लेना मुनासिब नहीं समझा। एक बार फिर उसी समुदाय पर दांव खेला। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का जिक्र होता है बार बार। इनकी करीब 17% आबादी है। तीसरी सुर्खी भी राजनीति के मोर्चे से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आई। उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात वाली तस्वीरें आई। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पीएम से उनकी पहली मुलाकात है इस टर्म में। क्या बात हुई प्रधानमंत्री से, खुद ममता बनर्जी ने बताया। प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटिसी विजिट है कि चुनाव के बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैंने कॉलन किया है। और ये प्रोटोकॉल काटिसी विजिट है, लेकिन काटिसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। उनके एजेंडे में विपक्ष के नेताओं से मुलाकातें भी रहीं और उससे भी सुर्खियां बनी। कांग्रेस नेता कमलनाथ, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। इसके अलावा कल ममता बनर्जी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर जाकर मुलाकात करेंगी। खबरें हैं कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या इन्हें यूनाइटेड अपोजिशन तैयार करने की किसी कोशिश का हिस्सा माना जाए? पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद क्या ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में मोदी को चैलेंज करने की तैयारी कर रही हैं? टिप्पणीकारों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी किस्म की गोलबंदी में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले 2022 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होने हैं और उसी सिलसिले में ये सारी मैराथन मीटिंग हो रही है। कोलकाता में ममता की रैली में विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे और शायद उनको धन्यवाद कहने की भी ये एक पहल हो। बाकी सियासत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम भी आगे बढ़ते हैं सुर्खी में। अब राजस्थान चलेंगे। पंजाब वाला झगड़ा सुलझाने के बाद अब कांग्रेस पूरा ध्यान राजस्थान पर लगा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट और सचिन पायलट का गुट, इसके बीच बैलेंस की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिछले साल सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। सचिन पायलट ने मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया था। इसके बाद हाईकमान ने सचिन पायलट को राजी करने के लिए कुछ आश्वासन दिए थे, जिसमें गहलोत मंत्रिमंडल में पायलट गुट के नेताओं को लेने की बात भी थी। लेकिन कोरोना को वजह बताकर गहलोत कैबिनेट में फेरबदल अब तक टालते रहे। लेकिन खबरें हैं कि अब सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सचिन पायलट गुट के करीब 6 नेताओं को वापस जगह मिल सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल से कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। इसमें मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों में भी पायलट गुट के नेताओं को हिस्सेदारी मिल सकती है। अनुपात कितना होगा, इसको लेकर अभी राय नहीं बन पाई। शनिवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर गए। मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। उसके बाद फिर दौरे शुरू होंगे। पार्टी विधायकों से मंत्रियों के नाम पर रायशुमारी होगी और उसके बाद नाम का ऐलान होगा। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के आंकड़ों को लेकर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, सरकार के दिए आंकड़ों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के आंकड़ों में 10 गुना का अंतर है। कोर्ट में सरकार ने 645 बच्चों पर कई योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए प्रति बच्चा खर्च करने की जानकारी दी थी, लेकिन एनसीपीसीआर ने मार्च 2020 से जुलाई 2021 के बीच अनाथ हुए बच्चों की संख्या 6855 बताई। कोर्ट ने कहा कि हम लगातार जोर दे रहे हैं कि योजनाओं पर फौरन अमल किया जाए। इन आंकड़ों से लगता है सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। सरकार परियोजनाओं का ऐलान कर देती है, लेकिन अमल करने में फिसड्डी रह जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिलों में बाल सुधार केंद्र, बाल संरक्षण केंद्र और उनके अधिकारियों की पूरी फौज है, लेकिन आंकड़े और हकीकत कुछ और है। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को कहा कि वो सरकार और एनसीपीसीआर से बात कर
कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में अनाथ बच्चों की पीएम केयर्स फंड से मदद करने के लिए भी कहा, यह भी कि न सिर्फ कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को, बल्कि इस दौर में और भी किसी वजह से अनाथ हुए सभी बच्चों को सरकार की योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। अगली सुर्खी संसद से। संसद में आज भी कुछ खास काम हुआ नहीं। पैक्सेस और किसान कानूनों को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा चलता रहा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। सांसद खेला होवे के नारे लगा रहे थे। स्पीकर ने हंगामा कर रहे सांसदों को बाहर जाने के लिए कहा, नहीं गए तो 11:45 पर कार्रवाई को स्थगित किया गया। दोबारा शुरू होते ही फिर हंगामा, फिर स्थगन, दिन भर ये चलता रहा। राज्यसभा में भी कमोबेश यही हुआ। राज्यसभा की 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। सभापति वेंकैया नायडू ने कार्रवाई स्थगित की। 12 बजे फिर शुरू हुई, फिर हंगामा, पूरे दिन यही सिलसिला। हंगामे के बीच आज राज्यसभा में नेविगेशन बिल 2021 पास भी किया गया। ये बिल समुद्र में नेविगेशन के नियमों को लेकर है। संसद में हंगामा लगातार चल रहा है। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बता रहा है और सरकार विपक्ष को। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी संसद को काम नहीं करने दे रहे, उन्हें लोगों के बीच एक्सपोज किया जाना चाहिए। और विपक्ष की मांग क्या है? सरकार को पैक्सेस के मुद्दे पर संसद में चर्चा करानी चाहिए। तो बात यह है कि अगर सारा झगड़ा पैक्सेस पर चर्चा का है तो सरकार ये चर्चा करवा कर सदन चला क्यों नहीं लेती। अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जी इसका आधिकारिक नाम 2020 ही है। इसका तीसरा दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। भारत को हॉकी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में जीत मिली, लेकिन देश की जो बहुत उम्मीद थी शूटिंग में, वहाँ एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। दिन की शुरुआत में पिस्टल शूटर्स ने थोड़ी उम्मीद जगाई। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट के लिए क्वालिफाइंग जो राउंड था पहला, उसमें टॉप पे रहकर पार किया। लेकिन अगले राउंड में वो दोनों कुछ खास नहीं कर पाए और 8 शूटर्स में 7वें नंबर पर रहे। इसी इवेंट में उतरे अभिषेक वर्मा और यशस्वी सिंह देसवाल की जोड़ी क्वालिफाइंग राउंड पार नहीं कर पाई। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जो नौजवान हैं, नए हैं, सौरभ और मनु, ये इसको एक सबक की तरह लेंगे और आगे आने वाले ओलंपिक्स में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओलंपिक में अब शूटिंग के बाद चलते हैं हॉकी के मैच की तरफ। भारतीय फैंस को खुशी मिली। ऑस्ट्रेलिया से हम बुरी तरह हारे थे, लेकिन बाउंस बैक करते हुए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज स्पेन को 3-0 से हराया। टेबल टेनिस में हमारे नंबर 1 खिलाड़ी शरद कमल ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन चीन के लेजेंड खिलाड़ी मा लॉन्ग के आगे कुछ खास नहीं कर पाए, जूझ कर हारे और बाहर हो गए। इसके ठीक बाद मेंस बैडमिंटन डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ग्रेट ब्रिटेन के शटलर्स को 21-17, 21-19 से हराकर भी ओलंपिक्स से बाहर हो गए। उन्हें अपना इकलौता ग्रुप मैच हारने का नुकसान उठाना पड़ा। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स क्वालिफायर से भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई। भारतीय शूटर्स इवेंट क्वालिफायर के पहले राउंड से ही बाहर हो गए। दिव्यांश सिंह पवार और इलावेनिल वलारिवन 12वें, जबकि अंजुम मुदगिल और दीपक कुमार 18वें नंबर पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की रेस से पीछे छूट गए। दिन का अंत अच्छा हुआ। 69 किलो वर्ग में विमेन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन जीत दर्ज की, क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली। यानी वो मेडल से एक जीत दूर है। ये ओलंपिक से जुड़े कुछ अपडेट थे। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। एक मुख्यमंत्री वीरगति को प्राप्त 5 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुलिस के जवान अपने साथियों को अंतिम सलामी देने के लिए कतार में खड़े हैं। पास की सड़क से आती आवाजें छोड़ दें तो सब कुछ एकदम शांत। आपके सामने इस वक्त असम मिजोरम सीमा विवाद के इतिहास में सबसे ताकतवर तस्वीरें हैं। आप जानते हैं, असम और मिजोरम पुलिस के बीच सीमा विवाद को लेकर 26 जुलाई के रोज भारी गोलीबारी हुई, जिसमें असम पुलिस के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। कई जवान घायल हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा आज सिलचर पहुंचे। वहां उन्होंने एसपी कार्यालय में दिवंगत जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर सिलचर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इसके बाद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि करीमगंज, कछार और हाइलाकांडी जिलों में मिजोरम सीमा की सुरक्षा के लिए अब कमांडो बटालियन तैनात की जाएंगी। Three battalion of commando will be deployed in Assam Mizoram border. So we are just in the process of doing that.
ऑटोमेटिक हथियारों का निशाना बनकर 5 जवान खोने वाले असम ने कमांडो बटालियन तैनात करने की बात कर दी तो टिप्पणीकारों ने पूछ दिया कि क्या गृह युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंता ने यह भी कहा कि अपनी पुलिस को आम नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश हम कभी नहीं देंगे। जान की कीमत पर भी असम अपनी जमीन की रक्षा करेगा। वो बार बार कह रहे थे असम ने 1 इंच जमीन नहीं खोई। फायरिंग से आजिज आया असम अब मिजोरम को सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटने वाला है और ये जांच भी की जाएगी कि आम लोगों के पास हथियार कैसे आए। नहीं, वही है, फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहाँ से मिला? सो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज विद इन असम बाउंड्री। अगर आप पूर्वोत्तर से नावाकिफ हों तो कई लोगों को विश्व शर्मा की बात में अतिरेक नजर आ सकता है, जैसे वो किसी देश के प्रधानमंत्री हों और पड़ोसी देश ने हमला कर दिया हो। लेकिन जैसे जैसे हम उस इलाके और इस विवाद को लेकर समझ पैदा करते हैं, हमें हेमंता की बात का अर्थ और कारण दोनों समझ आने लगते हैं। और आज हम अपने दर्शकों को इसी यात्रा पर ले चलेंगे। असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज की तकरीबन 165 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के 3 जिलों से लगती है, कोलासिब, आइजोल और मामित। दोनों सूबों के बीच सीमा पर जहां जहां तनाव है वहां एक पैटर्न देखने को मिलता है। नक्शे पर सहमति है, लेकिन नक्शे वाली सीमा जमीन पर कहां से गुजरती है इसे लेकर विवाद है। कभी किसी नाले को सीमा बता दिया जाता है, कभी किसी पहाड़ को। विवाद दोनों सूबों के लोगों के बीच होता है। असल मुद्दा होता है जमीन का, मिसाल के लिए कृषि भूमि। इस विवाद में दोनों पक्षों को समर्थन मिलता है अपने यहाँ के प्रशासन और पुलिस का, और इसी के साथ समय समय पर एक सूबे का प्रशासन जिस इलाके को अपना मानता है उसे दूसरे पक्ष के लोगों से खाली करवाने लगता है। जब असम चुनाव यात्रा 2021 के लिए लल्लन टॉप की टीम ने पूरे सूबे का दौरा किया तो हमने जोरहाट और हाइलाकांडी में ये होते हुए देखा। जोरहाट में असम नागा सीमा विवाद है और हाइलाकांडी में असम मिजोरम सीमा विवाद। हाइलाकांडी में इस साल फरवरी के महीने में मिजो पक्ष के लोगों ने कुछ बांग्ला भाषियों के घर भी जलाए थे। 26 जुलाई की घटना की बात करें तो इसका ताल्लुक लैलापुर वेरेंगते सीमा से है। लैलापुर असम की सीमा में कछार जिले में है और वेरेंगते मिजोरम के कोलासिब जिले में। ये नाम और जगहें याद रखिए। जिस इलाके को लेकर गोली चली उसे असम अपने रिकॉर्ड में दर्ज बताता है, लेकिन वहां बरसों से मिजो जनजाति के लोग खेती कर रहे हैं। 29 जून को असम की तरफ से जिला कलेक्टर और एसपी एतलांग हार नाम की जगह पर दल बल के साथ पहुंचे। एतलांग एक नदी का नाम है, हार मतलब होता है उद्गम। असम प्रशासन का कहना था कि वो अपने इलाके को अतिक्रमणकारियों से खाली कराना चाहता है। जब मिजोरम में कोलासिब प्रशासन को यह खबर मिली तो वो भी अपने अमले के साथ मौके पर पहुंच गया और ये दावा किया कि इलाका मिजोरम का है और यहाँ मिजो पुरखों के समय से रहते आए हैं। चूंकि असम प्रशासन मौके पर कैंप किए था, वहां वेरेंगते से लोग जुटने लगे। हालात बिगड़ न जाएं इसलिए इन लोगों को वापस भेजा गया। इंडिया टुडे में छपी हेमंत कुमार नाथ की रिपोर्ट बताती है कि हालिया विवाद तब गंभीर हुआ जब असम की पुलिस ने अपना इलाका खाली कराने के लिए कुछ लोगों को खदेड़ दिया। इस दौरान सीमा के दौरे पर गई असम सरकार की टीम पर 10 जुलाई के रोज एक आईईडी बम फेंका गया। 11 जुलाई की सुबह सीमा के पास एक के बाद एक 2 धमाकों की आवाज भी आई। विवाद बढ़ता देख नई दिल्ली ने दखल दिया। दोनों सूबों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को दिल्ली बुलाकर एक बैठक करवाई गई। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद लगा कि अब गतिरोध नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा। और कब बढ़ा? जब कोलासिब जिले के डिप्टी कमिश्नर यानी कि कलेक्टर एच लालथलांग लियाना ने असम में कछार जिला प्रशासन को एक खत भेजकर 10 जुलाई के रोज असम प्रशासन द्वारा मिजो लोगों पर कार्रवाई के दौरान जो घटनाएं हुई उसको लेकर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। लालथलांग लियाना ने लिखा कि 10 जुलाई को असम ने बिना सूचना बुआरचेप तक सड़क बना दी। इसमें मिजो जनजातियों के खेत बर्बाद हो गए। कलेक्टर के लिखे इस खत की एक प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भेजी गई। तब असम पुलिस के विशेष महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा था, मुख्य मुद्दा अतिक्रमण है। 2 सूबों के बीच संविधान के तहत एक सीमा है और मिजोरम ने अतिक्रमण किया है, उन्हें इस पर काम करना होगा। इस गतिरोध को समझने के लिए हमें एक चीज और जाननी होगी कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की स्थिति है क्या, इतिहास क्या है और एक ही जगह को लेकर बार बार झगड़ा क्यों होता है। 2020 के अक्टूबर में लैलापुर जो असम में है, यहाँ के कुछ लोगों ने मिजोरम पुलिस पर पत्थर चलाए थे। तब कुछ आम मिजो नागरिक भी मौजूद थे। बाद में मिजो लोगों ने एक भीड़ इकट्ठा की और पत्थरबाजों का पीछा किया और ये भीड़ आई थी
वेरेंगते से। इसीलिए इस विवाद की असल वजह समझने के लिए हमें वक्त में और लौटना होगा पीछे। एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, ये एक जर्नल निकालता है। इसके अप्रैल 2021 के अंक में जेसन वाहलांग का एक लेख छपा है। इसका शीर्षक है इंटरनल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पेशल फोकस ऑन असम एंड इट्स बॉर्डरिंग स्टेट्स। इस लेख में वाहलांग बताते हैं कि आज़ादी के वक्त अलग अलग सांस्कृतिक पहचानों को एक ही सूबे में बांध दिया गया। इसने विवाद पैदा किया। 1963 में इसी के चलते मेघालय के इलाके को अलग करना पड़ा। 1972 के साल में मेघालय और मिजोरम नाम से 2 राज्य बनाने पड़े, लेकिन जमीन पर सीमाएं स्पष्ट नहीं हो पाई। विवाद खत्म नहीं हुआ। असम का सीमाओं को लेकर नागालैंड और मिजोरम से भी झगड़ा चल रहा है। असम मिजोरम का झगड़ा इन दोनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हिंसक रहा। आज जिस इलाके को हम मिजोरम कहते हैं वो 1972 में एक संघ शासित राज्य बना और 1987 में पूर्ण राज्य। लेकिन 2 पुरानी अधिसूचनाओं यानी नोटिफिकेशन को लेकर विवाद अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। क्या है ये नोटिफिकेशन? 1875 की एक अधिसूचना जो कछार हिल्स और लुशाई हिल्स के बीच सीमा निर्धारित करती है, और 1933 की अधिसूचना जो लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच सीमा निर्धारित करती है। कछार आज असम का हिस्सा है। लुशाई हिल्स का इलाका आधुनिक मिजोरम का हिस्सा है। जब 1972 में मिजोरम के बनते वक्त सीमा निर्धारित की जा रही थी, तभी कछार, हैलाकांडी और करीमगंज की सीमाओं पर छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई, क्योंकि दोनों राज्य अलग अलग अधिसूचनाओं को मानते हैं। असम चाहता है कि सीमा 1933 की नोटिफिकेशन से तय हो, मिजोरम कहता है 1875 का नोटिफिकेशन माना जाए। इस पेज को और समझने के लिए हमने एल साइलो से बात की। ये कौन है? साइलो मिजोरम की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके पिता ब्रिगेडियर टी साइलो मिजोरम के दूसरे सीएम थे। साइलो ने ललन टॉप से कहा कि 1875 की अधिसूचना आई थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत। इसे जारी करते वक्त मिजो जनजाति के नेताओं को भरोसे में लिया गया था, लेकिन 1933 की नोटिफिकेशन के वक्त ऐसा नहीं किया गया। इसलिए हमें 1933 की नोटिफिकेशन से दिक्कत है और इसके तहत बनी सीमा से भी। बार बार सर उठाने वाले विवादों के स्थायी निवारण के लिए 1995-96 में दोनों सूबों के मुख्य सचिवों के बीच बातचीत भी शुरू हुई थी, लेकिन तब से अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। हर बार एक बात दोहरा दी जाती है, यथास्थिति बनी रहे, शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत होती रहे। 26 जुलाई की घटना से पहले असम मिजोरम सीमा पर एक बड़ा विवाद मार्च 2018 में भी हुआ था। तब हैलाकांडी कोलासिब सीमा पर मिजोरम की प्रभावशाली छात्र यूनियन मिजो जिरलाई पॉल के छात्रों ने एक गेस्ट हाउस बनाने की ठानी। इनका कहना था जमीन मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री छा छुंगा की पत्नी ने उन्हें दान में दी, लेकिन जहां यह गेस्ट हाउस बनना था उस इलाके को असम ने अपना बताया। जब छात्र यूनियन के नेताओं ने गेस्ट हाउस बनाने के लिए लोग इकट्ठा किए तो असम पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष हुआ। मिजोरम की पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान गोली भी चली, जिसमें एक छात्र घायल हुआ। इसके बाद मिजोरम की राजधानी में मिजोरम के सीएम लालथनवाला के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, ये कहते हुए कि मिजो इलाकों में असम घुसा आ रहा है और सीएम सो रहे हैं। और तब लालथनवाला ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। मौजूदा वक्त की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जुलाई को 2 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे के लिए पहुंचे थे। 25 जुलाई को शिलोंग में एक बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री के साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इस बैठक में भी सीमा विवाद का मुद्दा उछला और जोरमथंगा ने कहा था कि नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को बनाते वक्त अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया नहीं गया। जोरमथंगा ने असम का नाम लेकर कहा कि जिस इलाके को वो अपनी सीमा में बता रहा है उससे तकरीबन 100 सालों से मिजो लोग जुड़े हुए हैं। वो वहाँ पर वनोपज इकट्ठा करते हैं, यानी वन से जो उत्पाद आते हैं, स्थायी और अस्थायी रूप से खेती करते हैं। लेकिन असम ने इन इलाकों पर अपना दावा करना हाल में शुरू कर दिया है, जब से बराक वैली में बड़े पैमाने पर बाहर से प्रवासी आने लगे। जोरमथंगा पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से आए प्रवासियों की तरफ इशारा कर रहे थे। माने ये मुद्दा सिर्फ भूमि विवाद भर का नहीं है, भूमि पर रहने या कब्जा करने वालों की सांस्कृतिक पहचान क्या है इससे भी जुड़ा है। मिजोरम में असम सीमा से सटे इलाकों में कथित बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर शिकायत आम चर्चा का हिस्सा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह बेकार की बात है। अगर बराक घाटी के लोगों को बांग्लादेशी कहा जाए तो पलटकर वो भी कह सकते हैं कि मिजोरम में म्यांमार से लोग आए हैं, लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता। अब आते हैं 26 जुलाई की घटना पर। लैलापुर वेरेंगते सीमा पर तनाव था। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री एक के बाद एक ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से दखल की मांग कर रहे थे।
इस ट्विटर वॉर के बारे में हमने आपको 26 जुलाई के शो में तफसील से बताया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों पक्षों को शांत कराया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने तेवर भी कम किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद सीमा पर गोलियां बरसने लगी। वास्तव में क्या हुआ, इसे लेकर दोनों पक्षों की कहानी अलग अलग है। मिजोरम ने असम की जिस सड़क को लेकर शिकायत की थी उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। मिजोरम के गृह मंत्री लाल चामलियाना का कहना है कि 26 जुलाई के रोज असम पुलिस की 2 कंपनियां आला अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मिजोरम के अंदर पड़ने वाले वेरेंगते ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंची और हमला किया। इस दौरान उन्होंने मिजोरम पुलिस और सीआरपीएफ को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। मिजोरम पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, गोलियां चलाई गई। मजबूरन मिजोरम पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। मिजोरम पुलिस का कहना है कि उनके जवानों को भी चोट पहुंची। अब आते हैं इसी घटना को लेकर असम सरकार की कहानी पर। 26 जुलाई की देर रात आए असम सरकार के बयान में फिर एक सड़क की कहानी मिलती है। असम सरकार का कहना है कि मिजोरम सरकार ने बिना सूचना असम में रेंगती बस्ती की ओर की एक सड़क बनानी शुरू कर दी, जिससे लैलापुर इलाके में इनर लाइन फॉरेस्ट एरिया को नुकसान पहुंचा। मिजोरम ने एक पहाड़ी पर कैंप भी बना लिया। इसके बाद 26 जुलाई को असम की तरफ से पुलिस, कछार प्रशासन और वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहाँ ये दल मिजो पक्ष की ओर से जुटे बलवाइयों से घिर गया, जिन्हें मिजोरम पुलिस का समर्थन मिला था। भीड़ ने पत्थर चलाए, जिसमें कछार के डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। बयान में आगे लिखा है कि कोलासिब के पुलिस अधीक्षक बात करने आए, लेकिन उनका कहना था कि वो अपने इलाके में भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये बातचीत चल ही रही थी कि ऊंचाई से मिजोरम पुलिस ने मशीन गन समेत ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां दाग दी। इसमें 5 जवानों की जान चली गई और कछार के पुलिस अधीक्षक वैभव नाम्बियार भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। समाचार एजेंसी एएनआई का दावा है कि मौके पर सीआरपीएफ की 2 कंपनियां पहले से मौजूद थीं, लेकिन इन्होंने हिंसा में हिस्सा नहीं लिया। शाम 4 बजे के करीब सीआरपीएफ को इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के आदेश दिए गए। सीआरपीएफ ने इसके बाद लाउडस्पीकर पर दोनों पक्षों से लौटने को कहा। असम पुलिस इलाके से लौट गई, लेकिन मिजोरम पुलिस की तरफ से कोलासिब पुलिस अधीक्षक और कुछ जवान देर रात तक डटे रहे। सीआरपीएफ ने घटना को लेकर गृह सचिव को सूचना दी। फिर गृह सचिव से इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री को भी सूचित किया गया। अब आते हैं आज के दिन पर। आज असम सरकार ने वीरगति को प्राप्त पुलिस जवानों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजे का ऐलान किया। क्योंकि असम में भाजपा की सरकार है और मिजोरम में भाजपा सरकार का हिस्सा है, तो यह सवाल भी अब पूछा जा रहा था कि एनडीए के पूर्वोत्तर संस्करण नेडा का क्या हुआ। इसके जवाब में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि विवाद पुराना है, जब दोनों सूबों में भाजपा नहीं थी तब भी यही स्थिति थी। Look, this is not a political issue. I don't know why people are bringing NEDA and other things. This is a boundary dispute between the 2 states. This is not a political issue. We are not counting votes at this moment. This is not a political issue. This is a long-standing border dispute. When Buddha side Congress government was there, that point of time also that this dispute was there. When Mr. Torun Gogoi was in Assam and Mr. Lalthanhala was in Mizoram, that point of time also that dispute was going on, enforcement was there. So these are dispute basically between 2 states. It is not between 2 political parties. असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि असम को जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई रिजर्व फॉरेस्ट में बसना चाहे तो इसे सही कैसे ठहराया जा सकता है। We do not want land, but only thing that it is a reserve forest. Wherever we have dispute, in between that there is a reserve forest. So can reserve forest be utilized for settlement? The moot question which rest of the India should know, that wherever we have dispute, that dispute is not regarding land. This dispute is regarding forest. Assam wants to protect the forest. यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट का पेच है क्या, जिसके चलते असम का तकरीबन हर पड़ोसी सूबे से झगड़ा चल रहा है, और ये भी कि क्या ये मुद्दा पूरी तरह जमीन का ही है। इसे समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में डिप्टी एडिटर कौशिक डेका से। शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं असम से हूँ, मैं असमीज हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी बोलूंगा एक जर्नलिस्ट के तौर पे बोलूंगा, इंडिया टुडे ग्रुप के जिम्मेदार जर्नलिस्ट के तौर पे बोलूंगा। अब इस सीमा विवाद पे अगर हम आ जाए तो आप सबको पता होगा कि मिजोरम पहले एक इंडिपेंडेंट एरिया हुआ करते थे। ब्रिटिश ने मिजोरम को अपने पास ले लिया था, एनेक्स कर लिया था, और मिजोरम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में असम के ही एक पार्ट हुआ करते थे, लुसाई हिल्स करके। और एनेक्स होने से पहले ही मिजो जो चिफ्टेंस थे उनके बीच और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बीच 1875 में एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था जैसे भी कहा जाए।
तो उनमें एक डिमार्केशन हुआ था एरिया को लेके। फिर 1933 में और एक डिमार्केशन हुआ। 1890 में मिजोरम लुसाई हिल्स बन के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गए, और उनके बाद जब वो 1933 में मणिपुर की डिमार्केशन करना पड़ा, तो उस समय एक और ट्रीटी हुआ था, जिस ट्रीटी को मिजो लोग नहीं मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी कोई सलाह मशवरा किया नहीं गया था। लेकिन असम सरकार उसी ट्रीटी को मानते हैं 1933 को। तो एक तो बेसिक डिस्प्यूट वहां से शुरू होता है कि कौन से एरिया एक्चुअली मिजोरम का है, कौन से एरिया असम का है। इस बात को लेकर दोनों स्टेट में अभी तक कोई सहमति नहीं है। ये प्राइमरी लीगल मुद्दा है। दूसरी मुद्दा ये है कि वो जो एरियाज है, आज से अगर 50 साल लेंगे, 100 साल पहले, वो एरिया बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड थे, अभी भी थिनली पॉपुलेटेड ही है, और वहाँ पे ज्यादातर खेती बाड़ी होते हैं। और मिजोरम को देखा जाए तो एक हिल स्टेट है, तो वहाँ पे जूम कल्टीवेशन होते हैं, और जूम कल्टीवेशन में आपको पता है एक बार खेती करने के बाद जलाना पड़ता है। तो एक कल्टीवेशन को लेके एक लैंड क्राइसिस मिजोरम में हमेशा से ही है। तो ऑब्वियसली असम के लोग ये कहते हैं, अब इनका पूरा जमीन पे जाके साल भर रह के किसी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तभी वो पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कितना सही है कितना सही। और ऊपर से इतना पहले सिद्ध होना पड़ेगा कि ये असम का जमीन है और ये मिजोरम का जमीन है, क्योंकि सहमत तो अभी वहां पे भी नहीं है कि कौन सी जमीन असम का है और कौन सा मिजोरम का है। तो इस बात को लेके देखा जाए तो जमीन की खोज में, कल्टीवेबल लैंड की खोज में, तो मिजोरम के जो फार्मर्स है वो प्लेन एरियाज में आते हैं और वहां पे कल्टीवेशन होते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये उन्हीं का लैंड है। असम के लोग समझते हैं कि ये एनक्रोचमेंट है, क्योंकि बाई लॉ ये इनका है। और धीरे धीरे जो मिजोरम के लोग अक्सर बोल रहे हैं, मैं कुछ सामाजिक संगठन से बात कर रहा था, और वो लोग स्ट्रेट वे बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये इलीगल इमिग्रेशन की वजह से हुआ है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, वो जब उस एरिया में ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, तो ये जमीन को लेके क्राइसिस शुरू हो गया। एनक्रोचमेंट मिजोरम की तरफ हो रहा है, असम के लोग कह रहे हैं मिजोरम की तरफ से असम की तरफ एनक्रोचमेंट हो रहा है। अब कौन सही है कौन गलत है, ये डिपेंड करता है कौन से पर्सपेक्टिव आप ले रहे हो, कि आप असम के लाइन को मान रहे हो या मिजोरम के लाइन को मान रहे हो। लेकिन मुद्दा ये है कि वहां पे जमीन, कल्टीवेबल लैंड को लेके ही ये पूरा मसला है। मिजोरम के अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेंगे, हिस्टोरियन से बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि वो जो एक फॉरेस्ट एरिया है वहां पे, इनर लैंड रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, वहां पे वो उनके हंटिंग ग्राउंड होते थे। ये बात भी सच है, क्योंकि पुराने जमाने में जो लोग हंटिंग करते थे, अभी भी अंदरूनी जगहों पे करते हैं, तो इसमें हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि नया डिमार्केशन हो चुका है, अलग अलग ज्योग्राफी बन चुका है, अलग अलग स्टेट बन चुका है, तो ये जो नुआंसेस आ गए हैं कि ये लाइन के आगे आपका नहीं है, ये लाइन के पीछे आपका है, ये सब चीजों को लेके, और बेसिक मुद्दा जो कल्टीवेशन, लाइवलीहुड, इन सब को लेके एक जंग शुरू हो गया है और दोनों ग्रुप में क्लैश हो चुका है। अब मुद्दा ये भी है कि जब भी कहीं कोई क्लैश होता है तो पॉलिटिक्स पनपता है। अब ये भी है कि इस क्लैश से असम को तो ज्यादा फायदा मुझे लगता नहीं होगा, पॉलिटिकल फायदा असम के जो भी सरकार है। लेकिन ये है कि मिजोरम में कुछ ऐसे जगह है, ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स, सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप जिसको कहते हैं, जिनको इस जंग से फायदा हो सकता है। क्योंकि एक सेंटिमेंटल इशू है, असम को बिग ब्रदर की तरह से देखा जाता है, तो बिग ब्रदर के खिलाफ अगर ये एक जंग छेड़ दिया जाए, उनको चैलेंज किया जाए, और उसमें वो लोग प्रोत्साहन दिए और इस मुद्दे में लीडरशिप दिखाए, तो क्या होगा कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है। इनमें से बहुत लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि मिजोरम के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट है, कुछ सामाजिक संगठन है जो इस मुद्दे को लेके लीड कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों, ये कही सुनी बात है, इनका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस कहीं नहीं है। बट ये सच है कि इसमें
पॉलिटिकल जो विल पावर है दोनों साइड से अभी तक कम रहा है। आगे क्या होता है पता नहीं, आगे शायद इस बार कोई समझौता हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल वजह से इसको पनपने दिया जा रहा है। साथ में और एक बात जिसपे ऊपर दो तरह के चर्चा हो रहे हैं कि मुझे कहा गया है, मैं जितने लोगों से बात किया, कि जो असम गवर्नमेंट की मुहिम छेड़ दिया है ड्रग्स के खिलाफ, और एक नया रूल लाया है कैटल स्मगलिंग के खिलाफ, मतलब कैटल स्मगल नहीं होंगे। अब ड्रग्स तो एक रूट है, म्यांमार, मणिपुर, मिजोरम ऐसे होके पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे इंडिया में फैलता है। ये सबको पता है ये ड्रग्स रूट के बारे में। और कैटल स्मगलिंग का इश्यू ऐसा है कि बीफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक नॉर्मल खाद्य की तरह देखा जाता है, तो फूड हैबिट्स के पार्ट है, तो इसमें दिक्कतें हो रहा है। अब कैटल स्मगलिंग को मैं थोड़ा हटा के रख रहा हूँ क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीगल इशू है और इसमें सही गलत एक अलग चीज है। लेकिन ड्रग्स के मामले में तो ये हम सभी पूरे भारतवर्ष से सहमत है कि ड्रग्स खराब है और ड्रग्स को पनपने नहीं देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स परेशान है, और परेशान जब होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स तो ऐसे तरह की न्यूइसेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये एक नैरेटिव है, ये एक क्लेम है असम गवर्नमेंट का, कुछ हद तक ये सही है। और मुझे कुछ असम गवर्नमेंट की और जो जानकार है उन्होंने एक बात कहा है जो ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि कुछ एलिमेंट्स पुलिस महकमे भी है जो परेशान है ड्रग्स की इस मुहिम से, एंटी ड्रग्स मुहिम से, क्योंकि उनको ब्राइब्स मिलते थे ये पनपने से, वो खत्म हो गया है। तो इसलिए कुछ लोगों का ये भी इंटरेस्ट हो सकता है कि ऐसे जो न्यूइसेंस, ऐसे कोई मुद्दे आ जाए, फ्रस्ट्रेशन जब हो जाते हैं लोगों को तो ऐसे हरकतें होते हैं। अब ये ऑफ रिकॉर्ड कहा गया बात है, इसमें कितनी तवज्जो दिया जाए ना दिया जाए ये जनता को पता है। तो ये है, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो यही है ये मसला जो बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऑलमोस्ट इन्हीं लाइंस पे हम इस थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर असम हिमंत बिस्वा शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। वो मोर और लेस वो इसी लाइन पर ही बात कर रहे थे जिन सारे फैक्टर्स की तरफ आपने हिंट भी कर दिया है। सर, हम ये समझना चाहते हैं कि असम के अपने नेबरिंग स्टेट से जहां जहां इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, वो ज्यादातर इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज को लेकर ही हैं। वो फ्लैट और या फिर रेवेन्यू लैंड को लेकर के उतने नहीं हैं, ज्यादातर रिजर्व लैंड को लेकर ही है, इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट। आप क्या हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा डिक्लटर कर सकते हैं कि ये इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है और ये कैसे हुआ कि एक एरिया जो सपोजिटली एक ट्राइब या एक कम्युनिटी जहां पे इस्तेमाल करती रहती थी, उनका जीवन बसर वहां पे होता था, वो आसाम के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया फॉर व्हाटएवर लीगल रीजंस? ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है क्योंकि अभी भी हम ब्रिटिश इरा के जो रूल्स बनाए गए थे, जो लॉ बने थे या जो ट्रीटी हुए थे उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व ही नहीं, आपको पता है बहुत सारे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट की भी जरूरत होती है, और अगर इनर लाइन परमिट के बिना आप जाते हो तो वहां से वापस भेज देते। और कुछ कुछ स्टेट में नाम नहीं लूंगा ऐसे लैंग्वेज भी यूज करते हैं जिनको लेके कई जगहों पे ऐतराज भी है कि ऐसे व्यक्ति को हमने रिपोर्ट कर दिया। मतलब आप भारत के सिटीजन हो, इनर लाइन परमिट के बिना ऐसे बिना एक स्टेट में चले गए तो आपको वापस भेज दिया तो डिपोर्ट कर दिया गया, जैसे कि आपको किसी फॉरेन कंट्री से डिपोर्ट कर दिया गया, जो सही भाषा नहीं है। बट ये क्यों है? इसलिए क्योंकि जब ब्रिटिश इरा था और ये जो समूह थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसको आज हम 7 स्टेट की तरह जानते हैं, यहाँ ये हिल एरिया थे, ये फॉरेस्ट एरिया थे और यहाँ पे ट्राइबल लोग बसते थे। तो सिविलाइजेशन धीरे धीरे पहुंच रहे थे वहां पे, लेकिन ब्रिटिश को ये ज्ञान था कि ऐसे समूह को प्रिजर्व करना जरूरी है और इनको कुछ अगर जमीनी सुरक्षा नहीं देंगे, इंडिजिनियस राइट्स नहीं देंगे फॉरेस्ट के ऊपर, या जो वहाँ के उत्पादन है या वहाँ के जो जमीन है, तो ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, बस जाएंगे। तो इसलिए ये इनर फॉरेस्ट रिजर्व, इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व, इनर लाइन परमिट, ये सारे सिस्टम इसलिए किया गया था कि जो वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज है, जो वहाँ के लोकल ज्योग्राफी है, उनपे वहाँ के इंडिजिनियस ट्राइबल लोग के अधिकार सुरक्षित रहे। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता गया
तो दोनों तरफ से, कहीं पे मान लीजिए बॉर्डर एरिया में एक इनरलैंड फॉरेस्ट रिजर्व है, तो दोनों तरफ से इंक्रोचमेंट होते हैं, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं कि दूसरे साइड बोलेंगे हमारे जमीन पे क्यों आए हो, ये साइड बोलेंगे कि ये हमारा ही जमीन है, क्योंकि लाइन तो कहीं खींचा हुआ नहीं है, लाइन तो कागज में है, जमीन पे तो नहीं है, किसी ने नहीं खींचा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको जो इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व जो आपने पूछा था ना, ये वही है जो ट्राइबल एरियाज में इनको ट्राइबल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अभी मिजोरम के एक हिस्टोरी के प्रोफेसर मुझे कह रहे थे कि वहां पे एलिफेंट हंटिंग भी करते थे। अब एलिफेंट भी नहीं है और होंगे भी तो हंटिंग के परमिशन नहीं होंगे, तो बट वो करते थे, वो एक पर्सपेक्टिव है, वो लेगेसी है, वो एरिया उन्हीं का है। अब सालों से ऐसे ही चल रहा है, तो अचानक जब वो नया कानून आ जाता है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सारे एरियाज थिनली पॉपुलेटेड है, तो किसी भी पॉलिटिकल महकमे का ऐसे जगहों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भी नजर नहीं होता है। और लाइन या जो भी डिमार्केशन, जो भी सेटलमेंट है, वो कागज के फाइल में पड़े रहते हैं। जमीन के तौर पे दोनों साइड के बीच बातचीत या समझाने की कोशिश, ऐसे कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होते। ऐसे फ्लेयर अप होंगे, सब जाएंगे 10 दिन महीना भर वहां पे बातचीत, सब कुछ प्रोसेस चलेंगे, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे और खत्म हो जाए, फिर दूसरे फ्लेयर अप की हम वेट करेंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम यही पे है कि जो ब्रिटिश इरा में जो बनाए गए थे और उसके बाद मैं तो कहूंगा बहुत हद तक आर्टिफिशियली जो बाउंड्रीज खींचे गए सारे स्टेट्स के, उसी की वजह से सिर्फ असम मिजोरम का ही नहीं, असम नागालैंड, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड अरुणाचल, असम अरुणाचल, मेघालय असम, सबके बाउंड्री डिस्प्यूट्स है। क्योंकि बहुत हद तक बाउंड्री जब डिमार्केट किया गया था तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी को नजर पे नहीं रखा गया था। तो आपको यहाँ भी मिलेगा, समझ लीजिए असमीज लोग अगर इस साइड में है तो असमीज लोग उस साइड में होंगे, मीजो लोग इधर है तो मीजो लोग उधर होंगे, या फिर डेमोग्राफी चेंज हो जाते हैं तो फिर और एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बेसिकली यही है मुद्दा। सर अगला प्रश्न हमारा इस पूरे विवाद के कल्चरल एस्पेक्ट को लेकर के है। जैसे आपने एक बताया कि वहाँ जमीन की कमी, तो एक रोजगार का मुद्दा है कि भाई हर कोई व्यक्ति खेती करके कमाना खाना चाहता है, इसीलिए क्या इसका कोई कल्चरल एस्पेक्ट भी है? क्या ये मिजो वर्सेस कोट एंड कोट मियाँ इशू है? क्योंकि हम बराक वैली नेबरिंग मिजोरम की बात कर रहे हैं, क्या इस लाइन ऑफ थॉट में कोई मेरिट है सर? अब देखिए, मैं जमीन पे अभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना सुन चुका हूँ उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि जितने भी मिजो लोगों से मैंने बात किया है जो वहां पहुंच चुके हैं, जो एक्टिविस्ट है या वहां के है, उन सब ने कहा है कि हमें एसमीज से कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब वो एसमीज बोलते हैं, कोट अनकोट असमिया भाषा बोलने वाला जो टिपिकल एसमीज एलीट है या ऐसे है, इनके बारे में वो इंडिकेट करते हैं। जो उनका प्रॉब्लम है वो सीधे तौर पे कहते हैं कि बांग्लादेशी से हमें प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये भी है कि एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन गया है कि कोई भी लुंगी कुर्ता टोपी पहनेंगे तो उनको बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी माना जाता है। हो सकता है उनमें से कोई एक परसेंटेज हो, और हो सकता है वो इंडियन सिटीजन ही हो सकता है वो बांग्लादेश से आए हो 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले और वहां बच गए हो, लेकिन परसेप्शन में वो लोग बांग्लादेशी है। और उनकी तादाद जब बढ़ते हैं तो ज्यादा दिखते हैं, तो ये बात सामने आ जाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू ग्रुप्स हो जाते हैं, और टू ग्रुप्स जो हम जैसे नहीं दिखते हैं। मतलब उनके मन में एक, और आपको पता ही है असम में एक बांग्लादेशी कितना बड़ा इशू है, तो उनका इम्पैक्ट नेबरिंग स्टेट्स में पड़ते हैं। बांग्लादेशियों का खौफ बेस्ड ऑन फैक्ट्स या बेस्ड ऑन मिथ है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसलिए जहां भी ऐसे लोग दिख जाते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। वो आप नागालैंड बॉर्डर में भी पाएंगे और ये मिजोरम बॉर्डर में भी पाएंगे। और मैंने असम पुलिस से पूछा भी, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि पूरे असम जाने जाते हैं बांग्लादेशी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो बांग्लादेशी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मिजो के खिलाफ। तो कहा गया कि ये बांग्लादेशी है नहीं है, ये तय करना बहुत
मुश्किल है और ये तय करना हमारा काम नहीं, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो भी है ये हमारी अंदरूनी समस्या है, वहां पे बांग्लादेशी हो या एसमीज हो या कोई और हो, लेकिन हमारे जमीन पे हम मीजो को आने नहीं दे सकते, ये कहना है असम पुलिस का। अब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो आपने कहा है वो उससे वो बात अगर इतना फैलता तो अब ज्यादा फैल गया है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न जो हमने जो मिजो साइड के स्कॉलर से भी बात की है, हमने उनसे भी पूछा कि एक एमिकेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है सर, क्योंकि जैसे आज तो सीएम असम के कह रहे थे कि वो इस चीज को हल्के में जाने नहीं देने वाले हैं, वो 3 बटालियन कमांडोज भी डिप्लॉय करेंगे, वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। वो कह रहे हैं मैं बात कर लूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कोई भी लैंड सीड नहीं करने वाला हूँ। तो क्या ये संभव है कि दोनों स्टेट्स अपनी अपनी परसीव्ड बाउंड्रीज पे कायम रहें और बावजूद इसके कोई समाधान निकल आए जिसे पॉपुलेशन भी दोनों साइड की एक्सेप्ट कर ले? आपको क्या लगता है सर? आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो एक बहुत अहम बात डॉक्टर शर्मा बोल के गए कि ये मुद्दा खत्म नहीं होगा और ये मुद्दा चलता रहेगा, क्योंकि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक माइंडसेट बदल नहीं जाएगा। उन्होंने इलाबोरेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक माइंडसेट का इश्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सिर्फ असम मिजोरम की बात नहीं है, असम नागालैंड हो, असम अरुणाचल हो, और ये मुद्दा अगर खत्म हो सकता है तो तभी हो सकता है जब जमीन पे जाके पॉलिटिकल फायदा नुकसान को छोड़ के सारे स्टेट के पॉलिटिकल लीडरशिप ये सोचे बिना कि मेरा पॉलिटिकल इमेज मेरे स्टेट में क्या होगा, जो बहुत मुश्किल है, मतलब ये सोचे बिना कोई ये कदम उठाए, लेकिन जो हकीकत है, जो जमीनी रियलिटी वहाँ की है, उसके बेस पे हम एक सोल्यूशन निकालेंगे। ये अगर जमीन पे जाके होता है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सीरियस रोल प्ले करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि जून में एक कमिटी बनाया गया है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल दिस डिस्प्यूट्स, सो दैट होम मिनिस्ट्री इस सारे विवादों पे एक्शन ले पाए। वो काम चल रहे हैं, जून से शुरू हो चुका है 3 मेंबर कमेटी का। तो अगर ये कमेटी का रिपोर्ट और सारे स्टेट बैठ के शुरुआत शायद मिजोरम असम से ही कर सकते हैं, बिना अपने स्टेट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचे बिना और ओपोजिशन पार्टीज को भी साथ लिए, बड़ा मुश्किल टास्क है। अगर जमीन पे जाके सोल्यूशन इसका ढूंढा जाए तो बिल्कुल निकलेगा, अदरवाइज हम ऐसे बातचीत करते रहेंगे, वहां पे फ्लेयर अप होगा और फिर हम दोनों ऐसे एनालिसिस करेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। समाधान क्या होगा इसे लेकर हमने एल साइलो से भी सवाल किया था। उनका कहना था कि दोनों पक्ष अपने दावे पर अड़े रहकर समाधान खोज नहीं पाएंगे, लेकिन दिक्कत यह भी है कि अगर कोई पक्ष थोड़ा भी समझौता करते दिखता है तो उसे अपने यहाँ की जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है। मिजो गुट अभी से आखिरी दम तक जमीन की रक्षा की बात भी करने लगा है। इस पूरे मसले पर केंद्र फूंक फूंक कर पांव रख रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर सरकार और सरकार चला रही पार्टी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को लिखित जानकारी देकर बताया कि असम, मिजोरम सहित 6 और राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है, हिंसा की खबरें मिल रही हैं। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण है कि राज्यों का विवाद केवल संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सुलझ सके और विवाद का समाधान परस्पर समझ और भावना से हो। केंद्र इसमें सहायक की भूमिका निभाए, ऐसी अप्रोच है। वैसे केंद्र ने दोनों सूबों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को एक बार फिर दिल्ली तलब किया है। 5 जवानों की मौत ने असम मिजोरम सीमा विवाद में एक नया अध्याय जोड़ा। अब असम अपने दावे और ज़्यादा गंभीरता से लेगा, लेकिन इस बात का मतलब ये कतई नहीं कि मिजोरम या मिजोरम के लोग अपने दावे से पीछे हटेंगे, क्योंकि मामला 2 सूबों के बीच सीमा को लेकर समझ में अंतर भरकर नहीं है। ज़मीन को लेकर लोगों का दावा सरकारी कागजात से ज़्यादा उनकी सांस्कृतिक पहचान और रोजगार से जुड़ा है। आगे बढ़ना मुश्किल है, पीछे हटना भी आसान नहीं। पर हमने देखा है बड़े से बड़े भूमि विवाद मेज़ पर बैठकर राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता को शामिल कर मुमकिन हुए हैं, क्योंकि हिंसा और टकराव से तो किसी का भला नहीं होगा। एक ये बड़ी चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं नागरिक के तौर पर कि सरकारें इस मसले को सुलझाएं, स्थायी समाधान पाएं, क्योंकि ये सबसे तकलीफदेह होता है जब आप अपने राज्य के किसी जवान के लिए वीरगति शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें शहीद करने वाले भी राज्य की ही पुलिस के जवान हों। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के शो में इतना ही। शुभ रात्रि।